हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष परिहार आपके अपने चैनल स्वराज्य भारत 9 पर। दोस्तों, आज हम लोग एक अहम विषय पे चर्चा करेंगे जिसको हम बचपन से देखते आए हैं और आजकल वो ज्वलंत विषय के रूप में सुना भी जा रहा है कि हम अपनी इस धरती पर अनेकों जानवरों को देखते हैं, अनेकों पशुओं को, बड़े से बड़े विशालकाय पशु, हाथी जैसे पशु जो ज़्यादा लोड उठाते हैं, सफ़र भी तय करते हैं, जंग में भी काम आते हैं। ऊँट हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ें हैं, बहुत सारे पालतू पशु हैं, पक्षी भी हैं। पर हम सिर्फ गाय को ही कामधेनु क्यों बोलते हैं? ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है कि इतने सारे पशुओं के होते हुए भी, जबकि बहुत सारे पशु हैं जो तेजी से पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं। गाय का महत्व ऐसा है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। पर कैश करेंसी देखें तो दूसरे जानवर कैश करेंसी तुरंत वाला ज़्यादा तेज देते हैं, उसके बाद भी हम कामधेनु गाय को बोलते हैं। ऐसा क्यों है? इसको अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे कि उनको गाय काटने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने गायों के बारे में बताया कि इनको जीने से 7,000 रुपये आदमी को मिलता है और इनके मरने से अपने को 25-30 हज़ार मिलता है, कुछ ऐसा करके उन्होंने ग्राफ दिया था। फिर हमारी तरफ से भी बहुत सारे लोग थे जो हम लोगों के हिसाब से तो बुद्धिजीवी हैं, पर तथाकथित बुद्धिजीवियों के हिसाब से रूढ़िवादी हैं। तो जब उन लोगों ने ग्राफ दिया और चीज़ें दिखाई सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर बेंच पे इस फैसले को सुना भी, एक उनके लिए एक सही डिसीजन उन्होंने दिया देश के लिए, और उन्होंने मॉनिटरिंग भी किया, प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को देखा, चेक किया। उन्होंने पाया कि गाय एक ऐसा पशु है कि जो जीवन के हर क्षण, हर पल, हमेशा सिर्फ मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके शरीर में एक अलग वाइब्रेशन है, वो जहाँ रहता है अपने वाइब्रेशन से चारों तरफ शक्ति का प्रसार करता है। वो गोबर भी करता है तो भी गैस देता है, ईंधन देता है। मूत्र भी विसर्जित करता है तो वो भी मर्ज और रोधक क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ तक कि जीते जीते और मरने के बाद भी अगर वो, उसका चमड़ा भी बॉडी को एक तरीके से नेचुरली डिटॉक्स करता है। तो जब आफ्टर ऑल इन पूरी विशेषताओं को उन्होंने देखा तो ऐसा पाया कि एक जानवर कई लाख रुपए अपने पूरे जीवन काल में देता है। खैर, ये तो एक इकोनॉमिक पहलू हो गया। पर अगर हम अपनी सभ्यता के ऊपर जाएं, अपनी सभ्यता के विकास के दौर में जाएं और अपने इस सामाजिक विकास के दौर पे जाएं, तो हम पाएंगे कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो वो गायों का है। गायों ने ही मनुष्य को मनुष्य बनाया, क्योंकि मनुष्य को गायों ने ही वो सब कुछ दिया जिससे वो समाज में परिवर्तित हुए। गायों ने दूध दिया जिससे उनका भरण पोषण हुआ, गायों ने बछड़े दिए जिन्होंने खेत जोते, अनाज दाए। आज तो चलो ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, पहले बैल ही सब कुछ करता था। अभी नए बच्चे इस चीज को नहीं समझेंगे जिन्होंने नहीं देखा। तो बैल ही पानी खींचता था, बैल ही चक्की चलाता था, बैल ही गन्ना पेरता था, बैल ही खेत जोतता था, बैल ही गाड़ी खींचता था। मतलब एक तरीके से बोले तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो था वो बैल के ऊपर डिपेंड था, बैल की ही ताकत पे डिपेंड था। और जो पूरा का पूरा घरेलू सिस्टम था, चाहे वो ईंधन का हो, चाहे हवन के लिए हो, पूजा के लिए हो, या जीवन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए वो गायों पर निर्भरता थी। और ये जो भी चीजें उत्पन्न होने वाली हैं वो उस आफ्टर ऑल पैदा गायों से ही होती है। उनके कारण ही हमको सब कुछ प्राप्त हुआ। जमीन बन पाई गायों के कारण। अगर हम देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे खाद हैं, एक एक से दुनिया भर का बताएंगे कि ये पावर है, वो पावर है, तो ये कोटेड है, वो कोटेड है। पर हकीकत ये है कि किसी बंजर धरती पे उनको छींट दिया जाए तो उनका कोई वजूद नहीं। वो सिर्फ एक काम करते हैं, कंपनियां कुछ भी बताएं हमको, पर उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जमीन के अंदर जो ताकत छिपी हुई है उसको वो निचोड़ के पौधों को दे देते हैं, या उसमें थोड़ा सहयोग कर देते हैं कि वो ताकत ज्यादा तेजी से बाहर आए, उस ताकत के साथ ये चीज मिलकर कुछ काम करे। इससे ज्यादा उनका कोई वजूद नहीं होता।
हकीकत ये है कि ये जो जमीन है, जमीन की जो उर्वरता है, जमीन की जो पानी सोखने की क्षमता है, ये सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर के कारण। जंगलों के अंदर जो वृक्ष हैं, वृक्षों की जो विशालता है, वृक्षों का वो जो जमीन पे पकड़ है, जंगल में कितने भी पेड़ गिरे हैं, कितनी भी लकड़ियां टूटे हैं, कितने भी पत्ते गिरे हैं, पर जब तक वो गोबर के प्रभाव में नहीं आते, मतलब गायों के गोबर के प्रभाव में नहीं आते, तब तक वो पत्ते कभी खाद नहीं बनते, भूसे की तरह हो जाएंगे, कूड़ा की तरह हो जाएंगे, पर वो खाद में कन्वर्ट नहीं होंगे। खाद में वो तभी कन्वर्ट होते हैं जब वो गाय के गोबर के प्रभाव में आते हैं। गाय के गोबर में वो पावर होता है कि वो नॉर्मल कंकड़ को, चूरे को, बालू को मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। ये उसकी ताकत होती है। कोई भी खरपतवार तब तक खाद में कन्वर्ट नहीं हो पाता जब तक उसमें गाय का गोबर न मिला। इसलिए पहले जो घूर हुआ करता था, पूरा कूड़ा उसी घूर पे फेंका जाता था। अभी तो चलो प्लास्टिक हो गया, ये हो गया, पहले ये सिस्टम नहीं था। तो हम लोगों के बचपन में घूर हुआ करते थे, मतलब जहाँ पे ये कूड़ा और गोबर फेंकते थे उसको घूर बोलते थे खाद के लिए। तो उस जगह पर होता ही यही था कि सारा कूड़ा फेंका जाता था और उस पे गोबर फेंका जाता था जानवर का। उस जानवर के गोबर के कारण ही वो खाद में कन्वर्ट होता था। और फिर उस खाद को खेतों में फेंका जाता था जिससे वो मिट्टी बनी रहती थी। जिन खेतों में खाद न फेंकी है, बहुत सालों तक खाद न फेंकी, जैसे आजकल आप देखते होंगे, बोलते हैं कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मिट्टी बंजर हो रही। मिट्टी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से बंजर नहीं हो रही। फर्टिलाइजर कोई मिट्टी नहीं पैदा करता ना, तो मिट्टी का गुण पैदा करता है, वो मिट्टी से ताकत को निकालता है। वो एक तरीके का एसेसरीज है, वो उसकी ताकत के साथ मिल करके पौधों को ताकत देता है। पर मिट्टी को जो ताकत है वो वजूद देता है। सही बोले तो जो जिसके वजह से मिट्टी में मिट्टी के गुण है, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं, जो हमारे अंदर उसको लेकर के मानसिकता और सोच है, वो सिर्फ गाय के गोबर से ही आती है। अगर गाय का गोबर नहीं होगा तो जमीनों की उर्वरक क्षमता कंटिन्यू कम होती चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि लोग लौकी का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीने से बीपी कम होता है। पर हकीकत ये है कि सिर्फ इंडियन प्रजाति की देसी लौकी का दूध जूस, जो कि गाय के गोबर वाली मिट्टी में पैदा हुआ हो, मतलब जमा हुआ या उगा हुआ पौधा हो, उससे जो लौकी निकलती है उसी को अगर हम पेर करके पीते हैं, जूस निकाल करके पीते हैं, तो ही बीपी पर वो असर करता है। नॉर्मल मार्केट में बिकने वाली यूरिया डीएपी से पैदा हुई लौकी से कुछ नहीं होता। बीपी कम कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, दो धड़कन और तेज। तो ये उसका एक प्रभाव है, उसका एक वैज्ञानिक प्रभाव है। हर क्षेत्र में एक वैज्ञानिक प्रभाव है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य ही इस पशु ने बनाया। मनुष्य को मनुष्यता की, मर्यादा की, परिवार की, संगठन की, समाज की जो थियरी थी, एक तरीके से कहें तो वो इस पशु ने ही दी। और एक ये पशु भी एक अजीब सा प्यारा पशु है। जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि अगर गांव के अगल बगल चारागाह हो और आप सारे जानवर छोड़ दीजिए, आप भैंस छोड़ दीजिए, बकरी छोड़ दीजिए, ऊंट छोड़ दीजिए, तो उनको आपको हाँकने जाना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया, आप नहीं देखेंगे तो गायब हो जाएंगे। पर गाय में ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर के बगल में चारागाह है, गांव में चारागाह, घर के बगल में मतलब गांव में घर से सटा चारागाह होता नहीं है, वो 1-2 किलोमीटर आगे ही होता है, खेत के बाद ही रहता है, खेतों में रहता है। या जंगल भी होगा तो घाटी के किनारे थोड़ा आगे आके गांव रहेगा, फिर खेत रहेंगे, फिर पहाड़ रहेगा। तो अगर इस जानवर को छोड़ दीजिए तो ये दिन में रुक जाएगा, और जैसे ही शाम के 4 बजेंगे ये सीधे अपने घर की तरफ रुक पड़ेगा। दूसरे जानवरों पे चारों का भी इफेक्ट हो जाता है। जैसे भैंसे हैं, तमाम तरह का चारा होता है जिसको खा लेने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता, और जिस दिशा में चलेंगी चलती जाएंगी, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा वो चलेंगे। चलने के बाद जब उनको होश आएगा तो चिल्लाना चालू करेंगे। और ये जानवर एकदम अलग है। ये परिवार को परिवार मानता है, मतलब जिस दरवाजे पे ये रहता है उसी को अपना परिवार मानता है। 1,000 गाय हो, 1 लाख गाय हो, पूरे एरिया की गाय एक जगह आ जाए चारागाह में, पर जब चलेंगे तो जिसका जो घर है वो वहीं जाएगी। ये इनका एक मूल गुण है। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि इनको कामधेनु बोला क्यों जाता है। कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो कुछ भी इस धरती पे हमें प्राप्त होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस धरती की वजह से प्राप्त होता है। चाहे वो समाज हो, चाहे वो शिक्षा हो, या कुछ भी हो, उस धरती के गुणों के आधार पर। अगर जमीन है, जमीन है तो हम हैं, हम हैं, हम तब हैं जब जमीन में उर्वरक क्षमता है, उर्वरक क्षमता है तो समाज है, समाज है तो ही व्यक्तियों का संगठन है, और संगठन है तो ही वो कुछ अपना विकास कर सकता है।
तो अगर हम ये कहें कि मनुष्य को संगठित जीवन का आधार इस पशु ने ही दिया तो ये गलत नहीं होगा। और संगठित जीवन और जमीन, इन दो चीजों ने ही मिल करके मनुष्य को सब कुछ दिया। मतलब जो भी उसकी कामनाएं थी उसको उसने पूरा किया। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे कामधेनु का नाम दिया। पर ताज्जुब की बात यह है कि आज इस दौर में एक वो जीव जिसने हमें वजूद दिया, जिसने हमें परिवार में रहना सिखाया, जिसने हमें मनुष्यता सिखाई, जिसने हमें जीवन सिखाया, अगर कहें तो देश के लिए, राज्यों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए अगर जिम्मेदार है तो ये जानवर ही जिम्मेदार है। क्योंकि इसी की वजह से समाज बना, समाज साथ रहना चालू किया, साथ रहना चालू किया तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और ये वक्त के साथ धीरे धीरे करके पैदा हुई। पर ताज्जुब इस बात की है कि आज इस जानवर को देने के लिए हमारे पास अभ्यारण्य नहीं है। आज ये जानवर दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। आज ये षड्यंत्र का शिकार है। षड्यंत्र ऐसा कि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर, जो पहले तो राजा महाराजा लोग करते थे, फिर बीच में जमींदार लोग थे, तो उसमें भी ये प्रथा थी कि अच्छे नस्ल के साड़ों को छोड़ा जाता था, अच्छे नस्ल के साड़ों का रख रखाव किया जाता था। उसका खर्च जो है सामूहिक रूप से भी लोग उठाते थे, या जो बड़े काश्तकार थे तो वही अपनी जगह से जो भी था उसका खर्च उठाते थे, या उनको छुट्टा छोड़ दिया जाता था। उनको बेसिकली कोई मारता वारता नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा खेत से हाँक देते थे, इस खेत उस खेत। उनके पास ज़मीनें भी रहती थी तो फर्क नहीं पड़ता था। तो वो इस तरीके से नस्ल को सुधार के लिए और इस चीज़ों के लिए रखते थे। पर आजकल एक नया फैशन चला है, ये एक तरीके से बोले तो रेडीमेड सिस्टम, जो मार्केट पे आधारित सिस्टम है आजकल। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ये देखा जा रहा है कि जिन जानवरों के ऊपर ये ट्रायल हो रहा है, जब जानवर गर्म होते हैं तो जब बच्चे पैदा करने के लिए उस सिस्टम को हम ट्रायल कर रहे हैं, तो उससे जो संतानें पैदा हो रही हैं उसमें ज़्यादातर गाय बाज निकल रही हैं, वो आगे बच्चा नहीं दे रही। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और मैं अपने पुरानी वीडियो के माध्यम से भी गवर्नमेंट से अपील किया था, और इस माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबके स्टूडेंटों से हमारे गवर्नर साहब लोग, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सारे सीएम गण, जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों उनको इस मिशन में इन्वॉल्व करें और उनको लगाएं कि वो डाटा निकालें कि आखिर ये रेशियो क्या है। कि कुछ क्षेत्रों में ही ऐसा घटित हुआ है, हो सकता है कि मेडिकल फैसिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आई हो, या रख रखाव में कुछ प्रॉब्लम आया हो, जिसके कारण से ये मेरा अनुभव रहा है। तो शायद जहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर कुछ मेडिकल चूक हुई है जिसके कारण ऐसा हुआ। बाकी जगह पे सही है कि सारी जगहों पे कोई ऐसा ऊपर षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जिसने पूरे देश के अंदर इसी स्थिति को पैदा करने की कोशिश किया है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस पर बहुतायत में डिपार्टमेंट से ये नहीं होगा, इसको संभाल नहीं पाएगा। इसमें जब तक हम स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे